सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो आपकी साइंस की है, जिसमें से अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, चाहे वो आप बुक में देखते हैं या CRT की PDF में देखते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर आपको जैव से संबंधित देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैव से संबंधित देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आज एक टॉपिक हम आपके लिए क्लियर करने वाले हैं, वो है जैव विकास क्या है, परिभाषा, सिद्धांत तथा अर्थ। ठीक है ना, पूरा का पूरा आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप इस चित्र के माध्यम से तो पता चल ही गया होगा कि जैव विकास क्या होता है। ठीक है ना, जैव विकास क्या होता है इस चित्र के माध्यम से तो पता चल ही गया होगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। यहाँ पर दोस्तों जैव विकास का शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन। छिपी वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन को क्या करना, जानना। जीव विज्ञान बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति, उनकी पीढ़ियों में हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहलाता है। जैव विकास एक धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन। अगर जैव विकास की बात की जाए तो दोस्तों उसको आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से कि जैव विकास एक धीमी गति, जी हाँ, जैव विकास क्या है, एक धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि जैव विकास क्या है। जी हाँ, जैव विकास क्या है, तो दोस्तों वह प्रक्रिया जिससे किसी आबादी में जो किसी विशिष्ट स्थान पर एक साथ वास करते हो। जैव विकास क्या है कि वह प्रक्रिया जिससे किसी आबादी, ठीक है ना, आबादी का मतलब जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, आबादी बढ़ जाती है। एक घर कोई आबादी नहीं कहलाता जब तक 10 से 20 घर नहीं होते हैं। तो आबादी में जो विशिष्ट स्थान पर एक साथ वास करते हैं, मतलब वह आबादी, वह झुंड मनुष्यों का जो एक किसी विशिष्ट स्थान पर एक साथ, कोई टापू है, उस टापू पे जाकर के एक विशिष्ट स्थान पे वास करते हैं, एक बहुत ही लंबे समय में बदलाव आ जाते हैं। वहां पर एक ना एक दिन बहुत लंबे समय में बदलाव आ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, यानी जैव विकास कहते हैं। व्हाट इज द एवोल्यूशन, जैव विकास कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, जैव विकास उसे ही कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप यहां से गए कहीं पहाड़ी पर रहने के लिए, वहां पर आपने घर बनवाया, रहना स्टार्ट किया, और उसके बाद लंबे समय के बाद वहां पर वहां के नेचर में आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, और उसे ही क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं, यानी जैव विकास कहते हैं। और एवोल्यूशन यानी जैव विकास आनुवांशिक स्तर पर होता है, यानी कि जैव विकास वह है जिससे आए बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैव विकास में पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बदलाव देखने को मिलता रहता है। और यहाँ आनुवांशिक और बदलाव का तात्पर्य यह है कि यदि माँ की उंगली कट जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चे की भी उंगली कट जाए, मतलब ये नहीं हो सकता है। यह आनुवांशिक में बदलाव का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि बदलाव आपके साथ आपके बच्चे का भी हो रहा है। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। यानी कि कोई है, उसकी उंगली कट जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे की भी उंगली कट जाएगी, यानी उसमें बदलाव आया तो उसमें बदलाव आया, उस नेचर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जैव विकास के सिद्धांत, ठीक है ना, क्या होते हैं इनके सिद्धांत। जैव विकास 3 मुख्यतः स्तंभ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। पहला जो सिद्धांत होता है वो सूक्ष्म विकास, प्राकृतिक चयन और प्रजातिकरण। पहला क्या हो जाता है, सूक्ष्म विज्ञान हो जाता है, माइक्रो एवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर दूसरा क्या हो जाता है, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, प्रजातिकरण। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार के या 3 मुख्य स्तंभ या सिद्धांत कह लीजिए हैं, जिसमें से पहला दोस्तों हम लोग देखेंगे सूक्ष्म विकास। ठीक है ना, सूक्ष्म माइक्रो एवोल्यूशन। तो यहां पर दोस्तों सूक्ष्म विकास देखेंगे यहां पर कि किसी भी जीवित प्राणी के जीन्स में, कोई जीवित प्राणी है जिसमें जान होती वही जीवित होता है, ये तो आप समझते ही हैं। तो किसी भी जीवित प्राणी के जीन्स में परिवर्तन आना, फिर उन परिवर्तन का जमा होने और दूसरी पीढ़ी में समावेश होने को मिक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, या समझ लीजिए सूक्ष्म विकास कहते हैं, माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं कि ये परिवर्तन या फिर म्यूटेशन अनियमित तरीकों से प्रजनन प्रक्रिया में गलतियों के कारण हो सकते हैं, और प्रकृति
प्रकृति में छेड़छाड़ जैसे विकिरण या रासायनिक रिसाव के कारण भी म्यूटेशन हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कुछ नीले रंग के कीड़ों में म्यूटेशन के कारण उनका रंग पृथ्वी जैसा हरा और भूरा हो जाता है, ठीक है ना, हरा और भूरा हो जाता है। तो इस रंग की वजह से उनका जानवरों और पक्षियों से बचने की संभावना जो होती हैं वो बढ़ जाती है। मतलब समझने का प्रयास करेगा कि कुछ ऐसे भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो म्यूटेशन के कारण उनका जो रंग है पृथ्वी जैसा हरा और भूरा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होते हैं, उनको जानवर देख नहीं पाएंगे, तो उनको जानवर खा नहीं पाएंगे, ठीक है ना, उनकी जान भी उनकी बच जाएगी। पशु पक्षियों को इनकी वजह से जानवरों के पशु पक्षियों से बचने की जो संभावनाएं हैं वो भी निरंतर बढ़ जाती हैं। आगे बात करते हैं कि और उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। अगर उसी कलर के होंगे, कोई कीड़ा है अगर पृथ्वी के कलर का है तो उनकी जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि अगर कोई कीड़ा है तो उनको पक्षी तो चुन नहीं पाएंगे, पक्षी तो उनका भोजन कर नहीं पाएंगे, ना तो उनको कोई जानवर खा पाएगा। तो इस तरह में क्या होता है, उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है और फिर कई साल बाद नीले रंग के कीड़े समाप्त हो जाते हैं और बचते हैं तो केवल नए तरह के कीड़े। इस तरह मनुष्य में भी म्यूटेशन से एल्यूशन यानी सूक्ष्म विकास होता रहता है। समझते गए ना, इसी तरह से सेम होता रहता है। अभी क्या था, पहले क्या था, पहले तो आपको पता है कि मनुष्य में क्या होता है, पूंछ होती थी, पहले बंदर थे, बंदर के बाद आप इसमें तो देख सकते हो ना, इसमें तो आप समझ ही सकते हो पहले कैसा था, मानो, ठीक है ना, पहले कैसा था, उसके बाद कैसे हुआ, फिर कैसे धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ बाल पूंछ गए, धीरे धीरे एक सुचारू रूप से मनुष्य, ठीक है ना, सुचारू रूप से मनुष्य निर्मित होता है, ठीक है ना। तो चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करिएगा, बस ऑटोमेटिक आपको समझ आता रहेगा। पीडीएफ लेना नहीं बोलेंगे, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दी जाएगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और टेलीग्राम काफ़ी सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर टेलीग्राम पे में पीडीएफ नहीं मिल पाती। तो पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, चैनल पे जाके, टेलीग्राम पे जाके और सर्च करना है हाई-फाई स्टडी 94। आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियरली सर्च करिएगा, एकदम सही सर्च करिएगा स्पेलिंग, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी तो इस तरह के बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, फेक बने हुए हैं, ठीक है ना, तो उनसे बच के रहिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ठीक है ना, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, इसका अर्थ प्राणियों का प्रकृति द्वारा चयन। यह चयन सबसे स्वस्थ और बलशाली प्राणी के आधार पर या फिर क्रम रहित भी हो सकता है। यथा मानो कि दो अलग अलग प्रकार के कीड़ों की बस्ती आसपास रहती है और एक दिन एक हाथी आया और एक बस्ती को कुचल कर चला गया। तो अब नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा केवल एक ही तरह के कीड़े बचे, यानी कि दो तरह के कीड़े थे और उसमें क्या हुआ, दो अलग अलग प्रजाति के थे, जिसमें से एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर उस बस्ती में हाथी आता है और हाथी आने के बाद उसके पैरों से एक तरह के जो कीड़े होते हैं वो कुचल कर मर जाते हैं। उसके बाद बचता क्या है, वो बचता है तो एक प्रकार के, यानी यहाँ पर क्या हुआ, नेचुरल ने सिलेक्शन किया, प्रकृति ने चयन किया, किसका, एक प्रकार के, जो बचा उसी को प्रकृति ने चयन किया, जो नहीं बचा तो उसको हाथी ने कुचल दिया, यानी प्राकृतिक चयन हो गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता भी क्या करती है यहाँ पर, भी नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। यानी योग्यता की उत्तरजीविता, यानी ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता भी नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। जिसका मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब एक ही होता है कि सबसे योग्य ही जीवित रहेगा, जो सबसे योग्य होगा वही जीवित रहेगा, बाकी नहीं जी पाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना, उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है प्राकृतिक चयन में कि जो योग्य होगा वही इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। अभी आप समझ लीजिए कि कोविड चल रहा है, तो यहाँ पर जो योग्य है, पढ़ा लिखा, जो समझता है कि हाँ कोविड है कुछ, ठीक है ना, तो वो इस टाइम जीवित रहेगा। जो समझता है कि हाँ बाहर खतरा है, घर से बाहर नहीं निकलेगा, वह इस टाइम बचेगा, जो योग्य है, ठीक है ना, जो समझता है इस चीज़ को। और जो नहीं समझता है तो वो तो आपको पता ही क्या हो रहा है इस टाइम, ठीक है ना। तो यही होता है नेचुरल चयन, जो प्रकृति चाह रही है उनको यहाँ पर रख रही है और जिनको नहीं चाह रही है उनको मृत्यु के घाट उतार रही है। प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर आपको मैंने बताया था प्रजातिकरण, स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक प्रजाति, जी हाँ, किसी एक प्रजाति का उस सीमा तक म्यूटेशन हो जाना, किसी एक प्रजाति का उस सीमा तक म्यूटेशन हो जाना, अब वह अपनी वास्तविक प्रजाति के साथ प्रजनन करने में सक्षम ना हो, तो वह म्यूटेशन वाली प्रजाति एक नई प्रजाति बन जाती है। इससे प्रजातिकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रजातिकरण कहते हैं। और फिर उन्हीं कीड़ों का उदाहरण लें, जो कीड़ों का मैंने पहले उदाहरण लिया था, उन्हीं कीड़ों का अगर उदाहरण लें तो यदि एक कीड़े की प्रजाति नदी या खाई के कारण दो हिस्सों में बढ़ जाए, ठीक है ना, एक प्रजाति है, कीड़ों की प्रजाति है, उसमें क्या होता है कि नदी या खाई के कारण अगर दो हिस्सों में बढ़ जाती है और सालों तक एक दूसरे से अलग रहें, तो जब वापस वे मिलेंगे या जब ये वापस मिलेंगे तब इनमें बहुत कम समानताएं बची होंगी और ये नई प्रजाति बन चुके होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि उनका जो नेचर होगा वो अलग चला जाएगा। प्रजातिकरण यानी दो प्रजातियां थी, एक प्रजाति थी, उसमें क्या हुआ, किसी कारणवश उसमें अलगाव हो गया, यानी दो प्रजातियों में वो बट गई हैं। कहने का मतलब आप लोग सिंपल से समझ लीजिए, अगर परिवार है एक, तो परिवार में अगर क्या होता है कि परिवार के 5 सदस्य जाके महाराष्ट्र में रहने लगे, 5 सदस्य जाके बंगाल में रहने लगे, तो जब काफ़ी टाइम बाद, जब सालों साल बाद, 10 साल बाद जब मिलेंगे, तो उनकी प्रकृति में, उनकी प्रजातिकरण में कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि बहुत फुल्ली तरह से परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रजातिकरण यही होता है, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग समझिए। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते ये हैं, अब यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि जैव विकास के सिद्धांत, जी हाँ, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अपना जैव विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो जैव विकास के सिद्धांत देखेंगे, यानी जैव विकास से संबंधित अनेक मत व सिद्धांत प्रचलित हैं। जैव विकास के सिद्धांत को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला क्या है? लैमार्कवाद, ठीक है ना, लैमार्कवाद। दूसरा डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और पुनरावर्तन सिद्धांत। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में, आज के टॉपिक हमारा जो है मेन टॉपिक लैमार्कवाद है, ठीक है ना। लैमार्कवाद क्या, यानी जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है और जिन पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है, अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम हो जाता है या कम होता है। अभी आपको पता है कि जो पहले सांपों के क्या होते थे? पैर होते थे, ठीक है ना, पहले सांपों के क्या होते थे? पैर होते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो पैर का प्रयोग कम करने लगे और सड़क कर ज़्यादा चलने लगे। तब उनके बाद क्या हुआ कि उनके पैर जो हैं ऑटोमेटिक वो समाप्त होते चले गए। कहने का मतलब, लैमार्क का कहने का मतलब ये है कि आप जिस अंग को ज़्यादा प्रयोग करोगे वो अंग में ज़्यादा विकास होगा, वो ज़्यादा कार्यशील होगा। और किसकी अपेक्षा? जिसकी अपेक्षा जब आप किसी अंग, अब हाथ ही ले लीजिए, सबसे बढ़िया उदाहरण आपका हाथ है। आप जो राइट हैंडर होता है, राइट हैंडर, ठीक है ना, तो राइट हैंड अभी कोई आश्चर्यजनक तरीके से अगर कोई आपके सामने वार करता है तो सबसे पहले आपका दाहिना हाथ उठेगा, ठीक है ना, अगर आप राइट हैंडर हैं तब। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपका सबसे पहले बायां हाथ उठेगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड उठेगा। तो इसी तरह की कंडीशन में अगर आपके ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाती है तो सबसे पहले अगर आप एकदम से उसके ऊपर जोर देंगे और एकदम से उसको अगर रोकने की, चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे, तब आपको क्या होगा कि आप दाहिने हाथ, अगर आप राइट हैंडर है तो सबसे पहले आपका दाहिना हाथ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से होता है, यानी कि, और इसका कहने का एक ही मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को उपयोग करना छोड़ देंगे। अभी क्या होता था, पहले मनुष्य की पूंछ होती थी, लेकिन पूंछ का मनुष्य में कोई काम नहीं था। सींग होती थी, सींग का कोई काम नहीं था, उसका कोई उपयोग नहीं था, जिसके कारण क्या हो गया, वो धीरे धीरे समाप्त होते चलेगा, ठीक है ना। मनुष्य में सींग जो है धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। सेम इसी प्रकार से होता है, लैमार्कवाद ने बताया था। जैसे अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि लैमार्क का यह सिद्धांत 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद लैमार्क को अंगों को कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। और लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना, कायकी, उनके व्यवहार पर वातावरण में परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के सिद्धांत के अनुसार जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशगत होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी लैमार्क के उपार्जित लक्षण जो है वंशानुगत के सिद्धांत इन्होंने दिया था के अनुसार जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। चलिए
आगे बात करते हैं डार्विनवाद की। डार्विनवाद के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपको देना है। जैसे कि आपको पता है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, ठीक है ना, नेचुरल सिलेक्शन 1836, इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में संतानोत्पत्ति की अधिक से अधिक क्षमता पाई जाती है। संतानोत्पत्ति की अधिक से अधिक क्षमता पाई जाती है और प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर के कारण जीवों को अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। और ये संघर्ष समजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। और दो सजातियों का, यहाँ पर 3 पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ऐसी विभिन्नताएं इन्हें अपने जनकों से वंशानुक्रम में मिलती हैं। 3rd नंबर पॉइंट आपका बनता है कि डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है डार्विनवाद। अगर आपके पास आ जाता है, अगर आप इसी में से, अगर आपका जो एग्जामिनर है वो अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, जी हाँ, क्वेश्चन बनाने की अगर कोशिश करेगा तो वो सीधे सिंपल में लिख देगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसे कहते हैं। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन में डार्विनवाद भी दे दिया जाएगा। तो अगर आपने इसको पढ़ा है, मन से पढ़ा है, दिमाग से पढ़ा है और बातें नहीं किया जाता, वैसे तो वीडियो में ज़्यादातर बातें ही होती रहती हैं, डार्विनवाद, ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा है तो डार्विनवाद जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा और वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है तब, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट आता है मेरे साथियों, एक और पॉइंट आता है, वो क्या आता है, वो आता है नव डार्विनवाद। नव डार्विनवाद क्या होता है, यानी इसे उत्परिवर्तन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसे उत्परिवर्तन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ह्यूगो डी ब्रीज 1901 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नव डार्विनवाद को आधुनिक संश्लेषित परिकल्पना, मॉडर्न, ठीक है ना, आधुनिक संश्लेषित परिकल्पना भी कहते हैं। और यहाँ निम्नलिखित परिक्रमों की पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम भी होता है। देखिए वीडियो को भाई सभी साथी एक बार लाइक कर देंगे, जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किया सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ लास्ट में इसको शेयर भी कर देंगे। और लास्ट में आप लोग पीडीएफ लेना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, जी हाँ, पीडीएफ जरूर से जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो हाई-फाई स्टडी 94 के तहत। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है कि जीन उत्परिवर्तन, ठीक है, आनुवांशिक पुनर्योजन, गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएं और पृथक्करण, ठीक है ना, तो ये होता है। उसके बाद हमारा होता है पुनरावर्तन सिद्धांत, यानी कि अर्नेस्ट हैकल इसे जाति आवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं, जिसकी प्रमुख विशेषता है कि किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनकी पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जो आपका था, आपका जो ये टॉपिक था क्या था, जैव विकास सिद्धांत, परिभाषा सिद्धांत और अर्थ, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ जरूर से ज़रूर ले लीजिएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल भी फ्री होती है, ठीक है ना, बिल्कुल भी फ्री होती है ये पीडीएफ आपकी। और पीडीएफ लेना जरूर से ज़रूर, ठीक है ना, पीडीएफ जरूर ज़रूर ले लेंगे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, और हाँ, एक आप लोग एक काम जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना।